चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लानट। यहाँ पर जो वर्ड एलिंग का मतलब है, एलिंग मतलब होता है बीमार। ओके, तो यहाँ पर पूरा पूरा चैप्टर एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अपनी अर्थ से रिलेटेड है। चीज़ें बताई गई हैं किस किस तरीके से हम लोग अपनी अर्थ को एक तरह से डैमेज करते जा रहे हैं, और प्लस व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी टेकन कि हम अपने अर्थ का सर्वाइवल वापस से स्टार्ट कर पाएँ। तो कुल मिला के यही चैप्टर है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ग्रीन मूवमेंट का मतलब ये है कि जब एक्सेसिव काफ़ी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में जब मतलब एफॉरेस्टेशन किया जाए, इसको ग्रीन मूवमेंट बोला जाता है। और क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीन मूवमेंट की, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम चैप्टर में। लेट स्टार्ट। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाई नानी पालकीवाला and published in the Indian Express on 24 November 1994। द इंडियन एक्सप्रेस, देखो अपने इंडिया में द हिंदू सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे माना जाता है, उसके बाद आ जाता है द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, उसके बाद द पायनियर आता है, वगैरह वगैरह सारे आते हैं। तो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस वही जो बहुत पहले से कहता हुआ आया हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड करके बस टाइम्स ऑफ इंडिया पे न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर लो। ओके, जब टाइम्स ऑफ इंडिया से मन भरने लगे तो ये द इंडियन एक्सप्रेस डाउनलोड कर लेना। तो ये काफ़ी रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है अपने इंडिया का। तो ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था 1994 में, और आज चल रहा है 2020। तो ये जो आर्टिकल 1994 में पब्लिश हुआ था, तो मान लेता हूँ 2001 या 2002 में ये ऐड हो गया था सीबीएसई की इस हॉर्नबिल बुक में। ओके, एंड आई कम्प्लीटेड माई क्लास 11 इन 2011। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पास हो चुके हैं, और ये बिल्कुल वैसा के वैसा चैप्टर रखा हुआ है, कोई इसमें एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ है। तो फाइनली ये तब का लिखा हुआ है। तो अब देखो बात ये समझने वाली है कि 1994 में जब ये लिखा गया होगा आर्टिकल, तो 1994 से पहले जो इतने सर्वे होंगे वो इस आर्टिकल में है, ठीक है। लेकिन अब 1994 के बाद जो सर्वे हुए वो इस आर्टिकल में नहीं है। तो फाइनली जो डिस्ट्रक्शन का लेवल होगा ना, वो कितना ज़्यादा हो चुका होगा, वो मतलब एक तरह से इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। अब तुम लोग कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। relevance का मतलब तरह से इम्पोर्टेंस है। तो फाइनली ये बात ये थी पूरी आर्टिकल में कि हम लोग अर्थ की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी आना, धीमे धीमे जिसकी वैल्यू डिग्रेड होती जाए, खत्म होती जाए। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago। 1994 से पहले 25 साल पहले ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और बताया जा रहा है ये ग्रीन मूवमेंट इतना ज़्यादा एक तरह से प्रभावशाली था, पावरफुल था, कि पूरी दुनिया के लोग इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, हर एक कोने से। ओके, और ग्रीन मूवमेंट जैसा रोल ऐसा कभी किसी दुनिया मतलब पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि जहाँ पर इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का एक तरह से कंट्रीब्यूशन हो, या कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स दिख रहे हों किसी चीज़ को एक तरह से लाने के लिए। तो फाइनली ग्रीन मूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बताया गया अब 80 लाइन्स में। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड अगर तुम लोगों को पता है कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में न्यूजीलैंड लगा हुआ है। और अभी अगर तुम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी भी हो तो पता चला था कि न्यूजीलैंडिया नाम का ये 8th कॉन्टिनेंट हमें मिला है। ओके, तो वैसे ही है नहीं, ये सबमर्ज्ड है ओशन में, तो ये मिला है, बस अभी इतनी बात है। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। तो बाद में ये लास्ट लाइन है, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक का मतलब है एक बार जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया ना, इसके बाद इस मूवमेंट ने कभी मतलब रुका नहीं, थमा नहीं। इट वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। अब यहाँ पर इस लाइन में ये मतलब समझाएगी कि अभी जब हम लोग चीज़ें देखते थे, हम ये समझते थे अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है, प्लांट ऐसे काम करते हैं, सनलाइट आ रही है, प्लांट ने सनलाइट का इस्तेमाल किया और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, CO2 और क्या कहते हैं वाटर था, CO2 प्लस वाटर और सनलाइट, तो बन गया ग्लूकोज, और प्लांट ने अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये तैयार कर लिया। तो ये मैकेनिस्टिक व्यू, हम एक स्मॉलर पिक्चर को देख रहे हैं। अब ये होलिस्टिक का मतलब होता है अपने आप में, मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर, ठीक है, पूरा कंप्लीट व्यू। तब होलिस्टिक व्यू में ये होता है कि उस प्लांट के आगे क्या हुआ,
प्लांट ने फूड तैयार किया, प्लांट ने जो फूड तैयार किया फिर प्लांट किसका फूड बना, फिर धीमे हम फूड चेन को समझते हैं। जब फूड चेन को समझे तो हम धीमे फूड वेब को समझे, फिर हम पूरे पूरे एक तरह से इकोसिस्टम को समझे। तो ये चीज़ को होलिस्टिक व्यू कहते हैं। पहले हम बहुत छोटी सी अप्रोच रखते थे, लेकिन अब धीमे धीमे जो हमें समझ में आया कि अपनी अर्थ में हर एक चीज़ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से इंटरलिंक्ड है। तो हम ये बात को समझे कि एक मतलब जो स्मॉलेस्ट चीज़ है ना सबसे आगे जो फूड चेन में है, अगर उस पर कोई ना कोई छोटा सा इफेक्ट पड़ता है तो एट द एंड जो लास्ट पार्ट होता है फूड चेन का, वहाँ पर भी जाके बहुत एक तरह से डीप इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात हमें अब जाके समझ में आई थी। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी। परसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ पे तुम जो तुम मानो उस चीज़ को परसेप्शन कहते हैं। एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। हाँ, ये कोपरनिकस थे, तो इन्होंने ये बात यकीन दिलाई थी कि सन सेंटर में है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वरना इससे पहले लोगों के अंदर बिलीव ये था कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सब चीज़ें अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। और उससे पहले लोग ये मानते थे कि अर्थ मतलब एक तरह से स्फेरिकल नहीं है, तो राउंड शेप की नहीं होती, वो बिल्कुल फ्लैट है अर्थ। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि तुम जागरूक हो, तुम्हें पता है चीज़ कैसे काम करती है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ की तुम्हारी लाइफ में या पूरी अर्थ को लेके। तो यहाँ पर अब पता जा रहा है कि पूरी दुनिया आप समझ चुकी है कि अर्थ की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। तो अब लोग ये मानते हैं कि अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। अब लोग ये मानने लगे कि अर्थ जैसे हम लोग लिविंग है वैसे अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी भी कोई ना कोई नीड है। जैसे हमारी नीड होती है खाने की, पानी की, ऑक्सीजन की, सारी डिमांड्स है, वैसे अर्थ की भी कुछ डिमांड्स है। इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। इनॉर्मस बीइंग का मतलब होता है बहुत बड़ी लिविंग बीइंग है, ठीक है, और हम इसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक मतलब होता है तो मेटाबॉलिज्म जब हमारा फूड छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है अंदर जाके बॉडी के और एनर्जी रिलीज करता है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो बात ये की जा रही जो अर्थ की मेटाबॉलिक नीड्स हैं या वाइटल प्रोसेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं अर्थ की, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तरह से कहने का मतलब ये है पूरे सेंटेंस का कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, और उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको ऐसे मतलब उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील रिवील मतलब होता है बताना। अ पेशेंट इज इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो फाइनली अर्थ के जो वाइटल साइंस है, अभी बताता हूँ वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस ये समझ लो कि जैसे कोई पेशेंट है बीमार होता है तो वाइटल साइंस उसके ये हार्ट बीट होते हैं, उसकी पल्स चेक की जाती है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, और हाँ उसका एमआरआई वगैरह सब चीज़ ये की जाती है, सॉरी सीटी स्कैन वगैरह की जाती है। ये उसके वाइटल साइंस को पता चलता है कि उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी है और कैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो अर्थ के वाइटल साइंस क्या होंगे? अर्थ के वाइटल साइंस होंगे कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है देखने को मिल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, सर्दी की ड्यूरेशन कम हो गई, और जहाँ पर सर्दी पड़ा करती थी खासकर यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, और रशिया में खासकर, तो वहाँ पर अब सर्दियाँ नहीं, वहाँ पर अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीमे धीमे। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हाँ यूरोप में कुछ शायद वो है जर्मनी है। तो जर्मनी में वहाँ पर एक सिटी था जहाँ पर सर्दी की वजह से बहुत ही सॉलिड ग्रेप्स लगते थे जिसका वो लोग मतलब जूस निकालते थे, एंड दे यूज टू मेक वाइन। तो फाइनली इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कि वहाँ पर उस बार ग्रेप्स ही नहीं हुए, तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो लोग वहाँ पर एक तरह से अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। एथिकल का मतलब है मोरल वैल्यूज़, कि हम हमारी कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं। टू बी गुड stewards of the planets and responsible trustees of the legacy to the to future generation। तो स्टूवर्ड्स का मतलब होता है हम लोग एक तरह से ऑपरेटर्स हैं अर्थ के, मतलब रह रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं अर्थ के और पार्ट हैं, ये समझ लो। तो फाइनली अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर अर्थ को बचाना है तो अर्थ को केवल हमें अपने लिए नहीं बचाना, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है जो जिनको हम अपनी लेगेसी पास करने वाले हैं। लेगेसी का मतलब होता है जो सब कुछ हमारा है वो आगे चल के जो हमें आने वाली जनरेशन का होने वाला है वही चीज़ उसको लेगेसी कहते हैं। हिंदी में वर्ड जो है मेरे को याद नहीं आ रहा। विरासत, हाँ विरासत जो हम पास करने वाले हैं, तो वो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें अर्थ को संभाल के रखना है।
तो अभी बस इतना पढ़ो, पेज नंबर 40 से 44 वैसे पेपर चल रहा है, इतना नहीं पढ़ो तुम लोग। फाइनली पेज नंबर 44, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, सेकंड पैराग्राफ हो गया था, नाउ थर्ड पैराग्राफ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही बोल्ड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात तुम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। और जो यूनाइटेड नेशंस हैं तो इसके कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया से पॉवर्टी हटाना, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना, और एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सारे घरों में होना, ये सारी चीज़ें एक तरह से मतलब ऐसे टोटल 17 अराउंड 17 है जो पॉइंट्स हैं जो पूरी दुनिया में एक तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन भी आती हैं ये सब चीज़ें, और उसमें से एक है पॉइंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पर ही जान लो, कई लोगों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता, वो जान लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, मेटल्स वगैरह सब निकालते हैं अर्थ से, उनका यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि उनका जो यूज़ कर रहे हैं तो उनका यूज़ कितना करना है। तो यही बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताती है कि हम इतना यूज़ करें जितनी हमको ज़रूरत है, ना कि हम उससे मतलब इतना एक्स्ट्रा निकाल लें कि हम पैसा कमाने के चक्कर में रह जाएं, ठीक है। कि हम ये ना, हम मनी ओरिएंटेड माइंड ना रखें, हम ये सोचें कि जितनी की ज़रूरत है अभी, जितने की पॉपुलेशन को नीड है, केवल उतनी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाए और बाकी चीज़ें अर्थ में वैसी की वैसी छोड़ दी जाए। तो ये चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताती है हमको। ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो फाइनली पॉपुलराइज ये 1987 में पॉपुलर हो गई, अभी भी चल रही है, काफ़ी पॉपुलर है। In its report, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. तो फाइनली यही बात है कि हम जितने भी मिनरल्स या जितने भी रिसोर्स का ऐसा इस्तेमाल ना करें कि आगे वाली जो जनरेशन आ रही है उसके लिए ख़त्म हो जाए। तो अभी जितनी हमें ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कर दिया, बाकी जो वैसा वैसे छोड़ दिया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपना उस हिसाब से इस्तेमाल करेगी जितना उनको ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो भी उतना इस्तेमाल करेगी। तो ये एक तरह से एक हायरार्की चलती चली जाए, ये बात है। आई इसको डैट इज़ प्रोनाउंस करना है, डैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, ठीक है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर देना। तो प्लान ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल ख़त्म ही कर डालो, कि आगे वाली जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, ओके, जो हमारे आगे चल के जो जनरेशन आएगी तो उनके लिए कुछ बचा ही ना। ये पूरी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पूरा पैराग्राफ रट लेना क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। अब ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, ये अफ्रीका में कंट्री है, देर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, ठीक है। तो वहाँ पर एक जू है, वहाँ पर एक केज लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक नोटिस लिखी हुई है। नोटिस का मतलब लिखा नहीं तो सावधान वगैरह वगैरह ये सब, तो वहाँ पर नोटिस लिखा है। नोटिस में क्या लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, उसमें नोटिस लिखा हुआ है सबसे खतरनाक जानवर दुनिया का। इन द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। तो फाइनली तो सबसे खतरनाक एनिमल हो तुम दुनिया के। तो कुल मिला के बात बताने की कोशिश की गई कि जो पूरी ऑल ओवर द अर्थ जो सबसे खतरनाक एनिमल है वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ही लोग हैं। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned. Dawned का मतलब होता है एक तरह से स्टार्ट होना, ठीक है। अगर वैसे लिटरल मीनिंग में देखोगे तो dawn का मतलब होता है सुबह। तो मतलब एक तरह से इन सारी चीज़ नई एजेंसी से नई पॉलिसी लेके आई है, तो एक तरह से नई सुबह है इन सब चीज़ों की। अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ही हैज़ realized the wisdom of shifting from a system based on domination to the one based on partnership. तो फाइनली कई सारी एजेंसीज आई हैं, वो सारी चीज़ें ये सब समझ चुकी हैं, और एजेंसीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, काउंसिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें ये सब समझ चुकी हैं कि अभी तक जो चलता है कि हम मानते हैं कि हम सबसे एक तरह से सुपर एनिमल्स हैं, कि हम सबसे पावरफुल हैं अमंग द एनिमल किंगडम, सबसे ज़्यादा हम विजडम है, सबसे ज़्यादा हमारे पास दिमाग है। तो फाइनली एक तरह से पूरे एनिमल किंगडम में हमारा डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि हम सुपीरियर हैं सबसे। तो अब ये सारी चीज़ें फोकस ये कर रही हैं कि ये समझाई जाए लोगों को कि हम सुपीरियर नहीं है, और ये सुपीरियर बन के या डोमिनेंस दिखा के हम अपना जो एग्जिस्टेंस है वही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो फाइनली बात ये रखी गई है कि डोमिनेंस नहीं दिखाना है हमें, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
फ्लोरा फाउना जितने भी इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनसे हमें पार्टनरशिप बनानी है कि उनके साथ रहना है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी एक तरह से वैल्यू देनी है। ये बात आई है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, कैटलॉग का मतलब होता है इकट्ठा करना, डेटा को इकट्ठा करना, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विच with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. तो finally 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। तो अभी जितनी हमें मिली हैं उसमें 1.4 है, वो भी 1984 सॉरी 1994 क्योंकि तब का ही आर्टिकल लिखा है, उस टाइम का डेटा यूज़ किया गया है। अब तो बहुत सारी मिल गई हैं। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. तो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कई सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और शायद हम ना कभी फ्यूचर में जान पाएँ, क्योंकि हमारी कहीं ना किसी एक्टिविटी की वजह से जिन जो स्पीशीज़ अभी भी अनडिस्कवर्ड है वो अनडिस्कवर्ड रहते रहते ही एक्सटिंक्ट भी हो गई और हम कभी उनको जान भी नहीं पाएंगे। यही बात बताई गई है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission. इसमें अंडरलाइन करें ना, ब्रांडेड कमीशन, ये कमीशन थी एक which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first branded report raised the question, are we to leave our successors a scorching planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो फाइनली जो ब्रांडेड कमीशन थी, तो इसमें जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें ड्राफ्ट में ये था, एक तरह से ड्राफ्ट का ही समझ लो कि कोई चीज़ जब हम फाइल तैयार करते हैं तो उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उसको आगे लोगों को भेज दी जाती है, वो लोग रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद उस पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फिर जब वो ड्राफ्ट उनको समझ में आता है कि हाँ ये ड्राफ्ट बिल्कुल सही है, तब वो जाके पूरी दुनिया को समझाई जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरी दुनिया में कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो फाइनली हुआ ये कि जो ड्राफ्ट इन लोगों ने बनाया था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मिस्टर L.K. झा थे, ये एक इंडियन थे इस ब्रांडेड कमीशन में। ओके, दूसरी बात ये, इस ब्रांडेड कमीशन का क्वेश्चन ये था कि हम जो अपने सक्सेसर, हमारे फ्यूचर जनरेशन मतलब जो सक्सेसर्स हैं वो आने वाले हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं। क्या हम ये मतलब स्क्रोचिंग वाला होता है धूप से तपता प्लानट छोड़ने वाले हैं? एडवांसिंग डिजर्ट्स का मतलब है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन तो करते जा रहे हैं, तो फाइनली किसका लैंड एरिया बढ़ता जा रहा है? डिजर्ट्स का ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पेज नंबर 44 पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं मिस्टर लेस्टर से स्टार्ट करूँगा। ओके, पेज नंबर 44 लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। ओके, अभी तक हम लोगों ने मिस्टर M.L.K. झा के बारे में जाना था। जो बैंडेड कमीशन आई थी उसमें इकलौते वो इंडियन थे, ये एक तरह से प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। चलो खैर, वो सब छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस ये भी हो सकता था, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज बुक। यहाँ पर थॉटफुल इसलिए लिखा हुआ है कि उनकी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जब उन्हें उस बुक को पढ़ेंगे लोग तो काफ़ी मतलब एक तरह से उनके पास कई सारे पॉइंट्स होंगे पॉन्डर करने के लिए। पॉन्डर का मतलब सोचने विचारने के लिए। तो बुक बहुत अच्छी है। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये बुक का नाम है, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की जो बुक है उसमें ही बताया गया है कि जो अर्थ है उसके चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। वो हैं फिशरीज़, जो फिशेस वगैरह होती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। ग्रासलैंड होता है जो सिंपल ग्रास के लैंड्स होते हैं, और वो ग्रासलैंड का क्या इस्तेमाल होगा? ग्रासलैंड का इस्तेमाल ये होता है कि जो हमारे एक तरह से जो हमारे एक तरह से क्या बोलूँ, पेट एनिमल्स वगैरह होते हैं, काऊ हो गई, गोट हो गई, ये सब जिनको हम लोग रखते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए वो फूड ग्रासलैंड ही वो हमें उनके लिए फूड प्रोक्योर करते हैं। और प्लस ये क्रॉपलैंड होते हैं, ये क्रॉपलैंड ये हमारे लिए होते हैं। ओके, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो फाइनली यही चार चीज़ के मतलब पूरे ग्लोब की इकोनॉमिक एक तरह से सस्टेन है, पूरी ग्लोब की इकोनॉमिक इन्हीं चार चीज़ों पर सस्टेन है। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि बिसाइड इन चार सिस्टम हमारे लिए खाना तो लेके आती है, प्लस जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी लेके आती है। केवल दो चीज़ें
मतलब एक तरह से एक्सेप्शन में आ जाती हैं, वो है मिनरल्स और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired का मतलब है कि जिस हिसाब से हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक्सट्रैक्शन तो ज़्यादा करते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। फिशों का अंधाधुन एक तरह से मतलब फिशरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस क्रॉप लैंड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रास लैंड का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बट जो मतलब एक तरह से जिस जो पहुंचनी चाहिए लोगों के पास, सप्लाई होनी चाहिए, वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ गलत है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है जितनी ज़रूरत है उतना लो, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। व्हेन दिस हैपन्स, तो अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा? फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज जो फिश है ना उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। ऐसा ऐसा हो भी रहा है अभी। तो फिशरीज कोलैप्स कर जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड्स। जो ग्रासलैंड है, जो हरी हरी ग्रासेस है, जो जहाँ पर वो फूड मिलता है काउज के लिए, बफलोज के लिए, गोट्स के लिए वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैरन का मतलब होता है बंजर ज़मीन जिस पे कुछ नहीं उग सकता है। एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट, खराब हो जाना। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। प्रोटीन कॉन्शियस का मतलब है हर चीज़ जिसको भी देखो तो सब अपने आप आजकल देखोगे तो लोग अपने फिजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब सबको जॉन सीना बनना है, तो सबको चाहिए अब बॉडी डेवलप करने के लिए तो होना क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। तो लोग ज़्यादा प्रोटीन की डिमांड अब देखा जा रहा है कि मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो यही बात बताई गई है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है ख़त्म किए जाना। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, तो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है क्या, वहाँ पर गैस या एलपीजीज वगैरह है नहीं। तो वहाँ पर होता क्या है, लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पर लकड़ी वकड़ी तोड़ के आते हैं या पेड़ काट के लाते हैं। तो जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट कवर, वो भी बहुत ही ज़्यादा रैपिड रेट से डिक्लाइन करता जा रहा है। इन सम प्लेसेस firewood have become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. ये लाइन बहुत सही से पढ़ लेना, मैं इसको वहाँ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइन में फंस जाओगे। एक बार मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, शायद 2018 का था, तो मैंने ये लाइन दी थी। तो शायद उसमें 4 या 5 बच्चे थे जिन्होंने लाइन लिखी थी, बट आई वॉज रियली वेरी सेटिस्फाइड कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। बहुत खुशी हुई थी मेरे को। ठीक है, तो फाइनली ये लाइन समझ लो। वॉट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज़ इन साइड इट। जिन्होंने एवेल्यूएट कर ली वो लाइन तो बहुत अच्छी बात है। पॉट का मतलब है वो बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो ये पता चलेगा जो हम फायरवुड वगैरह लेके आते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि फायरवुड जाती कहाँ, पॉट के नीचे जाती है ना, तो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू उन चीज़ों से जो पॉट के अंदर जाती है। अंदर क्या जाती है, खाना पीना जाता है। तो मतलब खाना पकाने के लिए जो लकड़ी लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो ये उल्टा केस हो चुका है बिल्कुल। ये बात बोली गई है यहाँ पर। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तो डॉक्टर मायर्स हैं, उन्होंने बोला है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना, हाँ ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इनमें बहुत सारी वेजिटेशन होती है, प्लस फ्लोरा एंड फौना, मतलब वेजिटेशन मतलब वही है, मतलब फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल भरा पड़ा रहता है। तो वहाँ पर एवोल्यूशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। Several species of life face extinction as a result of its destruction. सिंपल सी बात लिखी है कि जो हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब एक तरह से डिस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट जो कई सारी स्पीशीज़ होंगी वो सारी डिक्लाइन कर रही है। डिक्लाइन का मतलब एक तरह से वो एक्सटिंक्शन के एज पे आ चुकी हैं बिल्कुल। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that the five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000. ये तो 2000 की बात करें, 2020 चल रहा है। तो खैर छोड़ो ये सब चीज़ें, बताता हूँ क्या बात है। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। प्रीसीड का मतलब होता है आगे, कि हमसे पहले मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आए, ठीक है, फिर मैनकाइंड आई और उसके बाद पीछे पीछे कौन क्या आ रहा है, डिजर्ट आ रहा है, क्योंकि हम तो फॉरेस्ट तोड़ते हुए ख़राब करते हुए जा रहे हैं, तो पीछे पीछे हमारे डिजर्ट बनता हुआ चलता हुआ आ रहा है। तो बस ये बात इमेजिन कर लेना, ये बात लिखी हुई है।
तो यहाँ पर ये बताया गया और ये बताया कि जो रेट है डिस्ट्रक्शन की फॉरेस्ट की वो दे के रखी है। और ध्यान रखना ये दे रखी है 1994 से पहले। ये 1994 में तो आर्टिकल लिखा गया, इससे पहले जो जो सर्वे हुआ होगा ना उसकी ये है, लेकिन अब आजकल के तो हमें कुछ नहीं पता है। अगर तुम लोग को पता हो तो अभी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक ये ड्राफ्टिंग हुई है, अपनी गवर्नमेंट ने की है, तो इसका कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर जानना चाहो, इंटरेस्टेड हो तो जानो कि क्यों 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 विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी जो पहले हुआ करती थी। होपफुली इंटरेस्टेड हो गए तो पढ़ लेना फिर अपना। ओके, जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे का मतलब होता है एक दिन उन्होंने बोला था, बस ये है सिंपल। वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। एक सेकेंड में एक एकड़ साफ हो जाता है, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। तो उन्होंने बोला तो एक एकड़ एक सेकेंड में ख़त्म हो जाता है, लेकिन स्टैटिकल डेटा के हिसाब से 1.5 एकड़ जो लैंड है वो एक सेकंड में ख़त्म हो रही है। कुल मिलाकर अगर 2020 में बात करें तो कम से कम 4 एकड़ तो मान के रखो। चलो बस पेज नंबर 45 इतना ही करना है। लास्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 45 and we need to start from article 48A. तो आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that द स्टेट शैल इंडेवर का मतलब होता है सिंसियर अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि हमें एक तरह से 100% अपना देना है ताकि हम अपने फॉरेस्ट कवर को और उनकी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट, एंग्विश का मतलब होता है एंगर, इज़ द फैक्ट दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर जो एक तरह से राइटर है वो ये कहना चाहता है कि इस बात पे गुस्सा आती है कि लॉ तो बना दिए जाते हैं इंडिया में, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं किया जाता या उनको कभी इन्फोर्स नहीं किया जाता इंडिया पे, कोई उसको फॉलो नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश का मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि कास्टिज्म, ये जो छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किए हुए 44 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, और अब देखा जाए तो काफ़ी साल हो चुके हैं, अराउंड 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो तब भी इस चीज़ को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया गया है। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स committee has highlighted that the catastrophic depletion of India's forest over the last few decades. इंडिया कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, ओके, जिसमें मतलब जान भी जा सकती है। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी आना, ओजोन लेयर डिप्लीशन पड़ा हो, वहाँ वर्ड डिप्लीशन देखा होगा। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। ये बहुत ज़्यादा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एट फॉरेस्ट लैंड आर रियली वर्चुअली ट्रीलेस। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऑन पेपर तो बताया जाता है कि हाँ वो बिल्कुल फॉरेस्ट कवर है, लेकिन जब हम वहाँ पर मतलब साइट पे जाओगे देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वहाँ फॉरेस्ट कितना है, तो तुम वहाँ देखोगे कि वहाँ फॉरेस्ट बचे नहीं है, वहाँ पर अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन चल रहा होता है। उन लैंड्स को या तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या तो कोई ना कोई बिल्डर आके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics। हाँ, ये बात होती है जो गवर्नमेंट स्टैटिकल डेटा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हमें कम से कम दुगना या मतलब 1.5 टाइम्स एस्टिमेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कमीशन आई थी उसने ये बात बताई है, जो राइटर है यहाँ के, तो कि उसका 8 टाइम्स है, ये बहुत ज़्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे कराया था जिसमें सैटेलाइट्स को यूज़ किया गया था और एरियल सर्वे यूज़ किए गए थे। एरियल सर्वे का मतलब ये होता है, एरियल सर्वे एयरक्राफ्ट से या ड्रोन से सर्वे किया गया। तो वहाँ पर उन्होंने जो सर्वे में एस्टिमेट किया, उन्होंने देखा, ये पाया गया कि 88 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो इतने ज़्यादा तरीके से, बुरी तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड कर दिया गया है कि वो एक क्रिटिकल स्टेज पे आ चुके हैं। There can be no doubt that the
growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें खराब होती जा रही है? वो पॉपुलेशन है हमारी. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around 1800s. By the 1900s, a second billion was added, and 20th century added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. तो ये बात है 1994 के आसपास की 5.7 बिलियन. अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली शायद 8 या 9 बिलियन के आसपास है हम लोग. Every 4 days the world population increases by 1 मिलियन. तो ये एवरी 4 डेज ये जो 1 मिलियन है तो इसको कम से कम कर लेना अभी 6 मिलियन के आसपास. तो हर 4 दिन में 6 मिलियन हो जाते हैं. 6 मिलियन मतलब है 60 लाख. केवल इतना करो अभी 46 तो पैराग्राफ को पढ़ने हैं. बाकी हम लोग ये पार्ट हम लोग कल करेंगे. पेपर चल रहा है, पेपर तो आराम से. पेज नंबर 46 थर्ड पैराग्राफ. ओके, फर्टिलिटी फॉल्स से स्टार्ट करना है. मार्क कर दूँ, काट इट. ओके, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. बात क्या बोली गई, अजीब सी बात है बिल्कुल. देखो, फर्टिलिटी फॉल्स, फर्टिलिटी का मतलब होता है एक तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन को बोला गया है. तो जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जाते हैं, जो लोगों को एक तरह से समझ आती जाती है, तो उन्हें समझ में आता है कि ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है. एक गरीब आदमी क्या सोचता है, वही सोचता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. तो गरीब आदमी सोचता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल इंक्रीज द अर्निंग हैंड्स ऑफ हिज फैमिली. कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो होगा क्या कि ज़्यादा मेंबर्स होंगे फैमिली के जो कमाएंगे. लेकिन उल्टा ऐसा होता नहीं है. इसका उल्टा पड़ता क्या प्रभाव, इसका उल्टा इफेक्ट ये पड़ता है कि वो फैमिली और ज़्यादा एक तरह से फाइनेंशियली डेप्थ में चली जाती है. तो जब लोगों को मतलब एक तरह से जागरूक होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कम बच्चे होंगे तो उनको बेटर एजुकेशन दे पाएंगे हम. ये चीज़ है. तो यही बात ये लाइन पूरी पूरी लिखी गई है. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues. तो यही बात बोली गई कि जो डेवलपमेंट है और जो एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि डेवलपमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो रेट है हमारा एक तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होने का, वो अगर वैसे बढ़ता रहा तो कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. क्योंकि जितने ज़्यादा भी रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से हो रहे हैं. आज अगर देखा जाए कि फॉरेस्ट एरिया कम क्यों हो रहा है, डिक्लाइन क्यों कर रहा है, केवल ह्यूमन पॉपुलेशन. कि हमारी ग्रीड है, हमारी नीड है, नीड से ज़्यादा ग्रीडी है, जो हमें एक्सेसिव लैंड चाहिए. यही सब चीज़ें. द रिच गेट्स रिचर, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेग्ड चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. तो फाइनली वही बात बोली, एक अमीर आदमी अमीर होता रहता है और जो पुअर है वो अपने आप को कोसता रहता है गरीबी में कि मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ और ऐसे रहूँगा. एक मीम भी चल रही थी अभी, मैं गरीब हूँ वाली. ठीक है, एक बच्चा है वो ऐसी एक्टिंग करता है. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क. तो ये बात समझानी पड़ेगी गरीब लोगों को, जो पुअर है, जिनको ये बात नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा मेम्बर्स होंगे फैमिली में तो ज़्यादा इनकम आएगी. ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये होता है ज़्यादा लोग होंगे तो हमारी फैमिली में जो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको तो बेस्ट एजुकेशन मिल नहीं पाएगी. एक तो ऊपर से गरीब हो, ऊपर से तुम ये सोच रहे हो कि सबसे बेस्ट एजुकेशन तुम सबको दे दोगे. ऐसा हो नहीं पाता है. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड. ओके, तो वही बात होता है कि हम इंसान हैं, कैटल्स की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए. कंपल्सरी स्टेरिलाइज का मतलब एक तरह से है कि कंटिन्यूसली हम लोगों को दबाया ना जाए. ओके, स्टेरिलाइज का मतलब ये होता है कोई चीज़ जो इनएक्टिव हो जाए, बस ये समझ लो. बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिशन. ठीक है. तो यहाँ पर ये बताई गई बात कि कुल मिला के हमें एक खुद से अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा, वॉलंटरी स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ, एक फैमिली प्लानिंग ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए. कि मतलब ये गवर्नमेंट स्कीम चलाए या प्रोग्राम चलाए या एडवर्टीजमेंट दे जिससे लोगों को अवेयरनेस फैले कि फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. और ये केवल अगर मतलब हर एक सोसाइटी में अगर एक पर्टिकुलर फैमिली अपने आप को समझ के चलेगी तो सोचो एक फैमिली की वजह से एक सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, सोसाइटी की वजह से मतलब पूरा एक सिटी डेवलप होगा, सिटी की वजह से स्टेट से पूरा कंट्री डेवलप होगा. ये चीज़ चलती है. लेकिन हमें यहाँ तक कंट्री भी एक स्मॉल यूनिट है, लेकिन हमें देखना क्या है, ये पूरे चैप्टर में अर्थ की बात की है तो हमें पूरे कंट्रीज़ को देखना है.
The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. ठीक है, ये तो बात होनी ही थी। अभी इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़ है। ठीक है, no one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hunger hunts unless population control is given topmost priority। तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि सबकी जितने भी लोगों की होप है, खासकर पुअर पीपल की, उनकी जो होप है वो केवल केवल भूख की वजह से उनकी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, हटमेंट्स का मतलब जहाँ वो रहते हैं वही झोपड़पट्टी, तो उनकी भूख की वजह से उनकी होप सारी ख़त्म होती जा रही है। और ये जो भूख की वजह से, होप का मतलब यहाँ पर डेथ भी हो रही है उनकी। ठीक है, भूख की वजह से लोग मर जाते हैं, दिन में शायद एक बार भी उनको नसीब नहीं होता है फूड। तो इंडिया में, हाँ ये बात भी है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा जीडीपी है, उससे अगर कंपेयर करोगे पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा है। अगर तुम पूरी दुनिया में कंपेयर करोगे तो ऐसे सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज तुम्हें अफ्रीका में मिलेंगे। तो फाइनली बात ये बोली गई कि जब तक ये फैमिली कंट्रोल की बात नहीं की जाएगी इंडिया में, तब तक कहीं कोई मतलब एक तरह से डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, विकास नहीं मिलेगा भैया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी आर ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है अचानक से बढ़ना, कंसर्न का मतलब होता है एक तरह से जब तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। फाइनली बात बोली गई कि अचानक से देखा गया है कि सबके अंदर एक कंसर्न पैदा हो चुका है, सीरियसनेस पैदा हो चुकी है कि हम इंसानों के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्लानट की सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। होलिस्टिक का मतलब होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, छोटा व्यू नहीं, पूरा पूरा कंप्लीट व्यू। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आर डिमाइज, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। तो फाइनली अब ये बात बोलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जितना मेरे इसमें हो सकता है। फ्यूचर तक बात ये बोली गई इस लाइन में कि जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है अभी, इसका ये मतलब नहीं कि हम सब मरने वाले हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर में जाने का, वो धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है। तो फाइनली हमें अपना अगर फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर के लिए जो हमें पासपोर्ट चाहिए, तो वो हमें तभी मिलेगा जब हम अपने अर्थ की कंडीशंस को अच्छा बेहतर बनाएंगे तब। अब अगर जिनको ये पता नहीं पासपोर्ट क्या होता है, तो समझ लो बस पासपोर्ट एक तरह से एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। विदाउट पासपोर्ट तुम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ का पासपोर्ट का मतलब ये है कि तुम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में नहीं जा सकते हो। ठीक है, जब तक हमारी अपनी अर्थ की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड का मतलब होता है पुश करना, इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो फाइनली अब जो नए लोग आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो फाइनली उनके अंदर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म है कि वो अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुमने एक नाम भी सुना होगा, ग्रेटा थनबर्ग का। ठीक है, स्वीडन की हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, वो बाहर कॉन्सुलेट के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करती रहती हैं। तो सुन लिया होगा नाम अभी तक, तो नहीं सुना है तो भैया बहुत पीछे हो तुम। It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than the disassociated collection of parts। तो वही बात बताइए जो एक बार अगर तुम्हें याद हो, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि हाँ भैया तक हम इन्वायरमेंट को देखते कैसे थे, वही फूड चेन वाला एग्जांपल दिया था ना, तो ये बिल्कुल वही बात बोली गई कि हम अभी तक ये देखते थे कि ये छोटे से पार्ट में अफेक्ट हो रहा है तो ये ख़राब है, उसको अच्छी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। हम कभी ये नहीं सोचते थे ये छोटा वाला पार्ट है, ये बाकी जिन पार्ट से इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, उन पे क्या इफेक्ट डाल रहा होगा। ठीक है, वही फूड चेन वाला कि अगर एक छोटी यूनिट पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसके बाद वाली जो बड़ी यूनिट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम ये सब चीज़ें मॉनिटर करने लगे हैं, अब करने लगे हैं। ओके, इतना ही पढ़ो अभी। पेज नंबर यू नीड टू कंप्लीट 46। लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। चैप्टर इज टोटली फिनिश्ड। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, टू प्ले in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer.
he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। सिंपल सी बात ये बताई गई है। तो इस पैराग्राफ में ये बोला गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है, क्या है, उन बिजनेसमैन लोगों का होता है जिनके अंडर फैक्ट्रीज रन कर रही होती है, जो अपनी फैक्ट्रीज चला रहे होते हैं। जनरली होता क्या है, बिजनेसमैन के मन में ये बात आती है कि उन्हें अपना प्रॉफिट ही देखना होता है, उन्हें और कोई मतलब नहीं होता है कि एनवायरनमेंट को क्या एक तरह से कितना डैमेज हो रहा है, कितना डैमेज नहीं हो रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, डजेंट मैटर, उन्हें अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो कुल मिला के ये बात बोल रहे हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये जो मिस्टर डू पॉन्ट है, ठीक है, ये डू पॉन्ट कंपनी का नाम है, ठीक है। मिस्टर एडगर एस वोलार्ड जो हैं, उनका हिसाब से ये है, उन्होंने ये बोला कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जो अपनी कंपनी तो चलाए, ठीक है, लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस भी दे। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का मतलब कि उसकी कंपनी किसी भी तरीके से कहीं कोई इन्वायरमेंटल को ज़रा सा भी कोई डैमेज ना दे। ओके, और अगर मैंने बताया था EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इसका ड्राफ्टिंग हुई है, प्लीज़ पढ़ लेना। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थ्रैचर, इनका नाम याद रखना, मार्गरेट थ्रैचर का। ये यूनाइटेड किंगडम की बहुत क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की मेंबर है, ठीक है, MP यूनाइटेड किंगडम की, और ये बहुत ही पॉपुलर है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her flirtatious words। ठीक है, उनकी बात है ये। No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease। कुल मिला के उन्होंने ये बात बोली कि किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पे फ्री होल्ड नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब हम इस अर्थ के हकदार नहीं हैं। ओके, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑल वी हैव द लाइफ टेनेसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज, कि हमें मतलब हमें अगर एक तरह से हम अर्थ पे आए हैं एंड वी आर लिविंग ऑन दिस प्लानट, तो कुल मिला के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस अर्थ को रिपेयर करें, जितना रिपेयर कर सकते हैं रिपेयर करते हैं। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth। ये लाइन प्लीज़ इसको मार कर लेना, ये सीधी सीधी क्वेश्चन में रखी जाएगी और पूछ जाएगी प्लीज़ एक्सप्लेन दिस लाइन। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। वो कुल मिला के ये बात समझाना चाहते हैं कि जो अर्थ है ये हम लोगों ने अपने ग्रैंडफादर से या अपने एंसिस्टर से, फादर से, ग्रैंडफादर से नहीं ली है। ये मानो, अगर तुम इस अर्थ को लिटरली बचाना चाहते हो तो ये मानो कि ये अर्थ जो है ये हमने बोरो किया अपने फ्यूचर चिल्ड्रन से, जो आगे चल के फ्यूचर में होने वाले हैं, या जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उससे हमने अर्थ बोरो की है। तभी लोगों के अंदर एक तरह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ, आगे वाली जो हमारी जनरेशन होगी उन्हें बचाना है। ओके, अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जैसे नहीं कहते, नहीं बाप की सड़क है क्या कर लोगे, ठीक है, तो वही बात है कि अगर ये मान के चलोगे कि हमें इनहेरिट हुई है कि हमारे फोर फादर्स की थी, हम चाहे जैसे मनमानी यूज़ करें, तो ये चीज़ एक गलत एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है लोगों के अंदर। तो वो ये सोचते हैं कि अर्थ को कैसे भी यूज़ करो या उसके रिसोर्सेज को कैसे भी यूज़ करो, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। तो ये चीज़ उन्होंने बस वर्ड्स चेंज कर दिए ताकि लोगों के अंदर एक तरह से वो भावना डेवलप हो कि उन्हें अर्थ को बचा के रखना है। ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे आंसर्स। कुल मिला के चैप्टर पढ़ लेना, ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट।